मेरा नाम सुश्री है और आज हम पढ़ने वाले हैं पेजेंट्स एंड फार्मर्स। सो पेजेंट्स एंड फार्मर्स में हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिकली 3 कंट्रीज़ में ये डिवाइड है। फर्स्ट इज़ इंग्लैंड, सेकेंड इज़ यूएसए एंड थर्ड इज़ इंडिया। सो पहली जो है वो हम पढ़ने वाले हैं द कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। सो आपके 18th और 19th सेंचुरी में क्या होता है, आपके जो इंग्लिश कंट्री साइड है वो बहुत ड्रामेटिकली चेंज होती है। ऑब्वियसली आपके एग्रीकल्चर पहले भी थे, एग्रीकल्चर तो बहुत सालों से, बहुत 59 सालों से चला आ रहा है। बट मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कब इवॉल्व होता है, कैसे इवॉल्व होता है और कैसे ये प्रोग्रेस करता है इंग्लैंड में। सो 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लिश कंट्री साइड जो है, जो इंग्लैंड कंट्री साइड है जहाँ पे बेसिकली आपके एग्रीकल्चर या फार्मिंग होते थे, वो बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो गया। मतलब इट वाज यू आप पूरा एक मूवमेंट देख सकते हैं, एक काइंड ऑफ इट वाज सो ड्रामेटिक। मतलब इतना वो एक अलग बदलाव आ गया, पूरा एक ड्रामेटिक शिफ्ट हो गया चेंज में। सो बिफोर 18th और 19th सेंचुरी क्या होते थे, आपके जो लैंड्स होते थे, जो विलेज में कंट्री साइड में लैंड होते थे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। काइंड ऑफ जो आपका नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बट क्या होता था आपके हर विलेजर्स को एक हर साल के स्टार्टिंग में ही आपके विलेजर्स को लैंड दे दिया जाता था कि आपको इस लैंड में कल्टीवेट करना है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। और वो मतलब ये इसलिए किया जाता था ताकि एक मतलब सारे फार्मर्स के पास जो लोग खेती बाड़ी करें उनके पास एक गुड लैंड्स भी हो, मतलब अच्छे ज़मीन भी हो और थोड़ी बहुत बुरी ज़मीन भी हो। तो मतलब एक मिक्सचर ऑफ उनको दिया जाता था और ये बहुत स्टार्टिंग से ही, पहले से ही उनको दे दिया जाता था। सो एक अलग सा ये था उनका जो स्ट्रक्चर था, और ये विलेजेस में उनका बेसिक स्ट्रक्चर था। लेकिन आपका जब तो आपके जो कॉमन लैंड होते थे विलेज के, उसमें सारे लोग आके अपने मतलब पैस्चर कर सकते थे, कैटल्स गेज कर सकते थे। मतलब वो कॉमन लैंड ऑफ द विलेज जो था वो सबके लिए था। सो सब आके कुछ ना कुछ वहाँ पे कर सकते थे। और जो कल्टीवेशन लैंड जो कल्टीवेशन के लिए था वो उनको पहले से दे दिया जाता था कि हाँ आपको इस जगह पे कल्टीवेशन करना है, दिस इज़ योर एरिया जो जिसमें आपको फोकस करना है, जिसमें आपको कल्टीवेशन करना है बेसिकली। लेकिन जो रिच फार्मर्स थे, जो अमीर थे बहुत ज़्यादा, वो ऑब्वियसली अपने जो शीप थी उनकी, जो जितने भी सारे शीप्स थे या उनके कैटल्स थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके हिस्से में आए, और मतलब क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। तो इस टाइम में अराउंड 18 और 19th सेंचुरी में धीरे धीरे बेसिकली इन द स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी उन लोग क्या करने लगे, जो कॉमन लैंड होते थे उनको एनक्लोज करने लगे। एनक्लोज करना क्या होता है बेसिकली? एनक्लोज करना मतलब उनको मतलब अपने हिस्से में एक बाउंड्री क्रिएट कर दे कि हाँ ये ज़मीन हमारा है। बट ये उन लोग अपनी ज़मीन में नहीं करते थे। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो ज़मीन था वो डिवाइड होता था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यदि आप अपनी ज़मीन को एनक्लोज कर ले कि पहले से बोल दे कि ये ज़मीन मेरा है, इतना हिस्सा मेरा है, इसमें और कोई नहीं आ सकता, मतलब उसका और डिवीज़न नहीं हो सकता, उसको आप पहले से ही डिवाइड करके रख दे रहे हो। सो इतना डिवीज़न होने के बाद तो लेकिन रिच फार्मर्स वो जो लैंड उनको मिलता था उसको अपने तरफ से डिवाइड नहीं करते थे, वो कॉमन लैंड्स को, जितना जो कॉमन लैंड था उसको डिवाइड करने लगे, उसको बोलने लगे कि ये हमारा हिस्सा है, इसमें हम लोग रूल करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे शिप। तो वो कॉमन लैंड जो था जिस पे हर विलेजर का हक था, वो क्या किए रिच फार्मर्स, वो अपने हक में ले आए, अपने तरफ ले आए कि हाँ इसका ये हमारे हक में, इसका हम ही, मतलब दे एनक्लोज्ड इट। सो दिस एनक्लोजर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये अपने हिस्से में कर लेना, अपने काबू में कर लेना, ये बेसिकली है एनक्लोजर का मतलब। और यही होता है, यही मूवमेंट है जो आपके मॉडर्न एग्रीकल्चर को लाता है कि
एक आप ये देखते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है कि मतलब सबका अपना अपना हिस्सा है। तो क्या होते थे, तो उस हिस्से में जो रिच फार्मर्स के हिस्से में और आपके पुअर और जो कॉमन लैंड, जो कॉमन छोटे मोटे फार्मर्स थे, उनको वो अलाउ नहीं करते थे इवन कि उन लोग आके जो कॉमन लैंड में जहाँ पे उन लोग खुद पहले सारे विलेजेस का हक था, वो अभी इन लोगों ने अपना अपना हिस्सा बना लिया। वो खुद ही में ही रिच फार्मर्स थे डिवाइडेड इट और उसको वो अपनी तरफ ले आए। तो जो पहला अर्ली एनक्लोजर जो था वो स्टार्टेड बाय जो आपके इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोग ही आपके पहले अर्ली उन लोग ही आपके इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स जो थे, उन लोग ही आपके अर्ली एनक्लोजर्स के मेन हकदार थे। तो लैंडलॉर्ड जो रिच लैंड ओनर्स थे, जो फार्मर्स थे, बाय इंक्लूजिंग द कॉमन लैंड, जो कॉमन लैंड पहले सबका था, वो अपने हिस्से करके वो इंक्लोज करके उन लोग क्या किए अपने काबू में, मतलब दैट वाज देयर ओन पार्ट, दैट वाज देयर लैंड, वो अपनी ज़मीन कह के उन लोगों ने क्या किया, वो मूवमेंट जो इंक्लूसिव मूवमेंट हम जानते हैं, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो जो ज़मीन था वो अभी किसी और के हिस्से में नहीं आ सकता, वो अभी कोई और फार्मर, छोटा मोटा फार्मर्स, वो उसको अपने हिस्से में नहीं ले सकता, अपना नहीं बना सकता। सो 18th सेंचुरी में क्या होता है, आपके इंक्लूजन मूवमेंट पूरे कंट्री साइड में फैल जाते हैं। लाइक यदि ऑब्वियसली एक हिस्सा में एक देख रहा है एक रिच फार्मर कि दूसरा रिच फार्मर अपना लैंड एनक्लोज कर रहा है, तो वो उसे देख के अपना भी लैंड एनक्लोज करना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा कंट्री साइड में, जितना इंग्लैंड के जितने पूरे कंट्री साइड में ये पूरा फैल जाता है। एंड दिस इंक्लूजन मूवमेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उसके बाद क्या होता है, ये पहले ये लीगलाइज नहीं होता है, ये सैंक्शन नहीं दिया गया होता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि इसका लीगल सैंक्शन नहीं मिला होता है। ये इन लोग अपने आप ही, जो आपके इंडिविजुअल जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपने आप ही ये स्टार्ट करने लगे, वो अपने आप ही पहले अपने आप इनक्लोज कर दिए। और लीगलाइजेशन ऑफ द एनक्लोजर्स केम आफ्टरवर्ड, मतलब इसका लीगल कानूनी इसका हक जो था उस लैंड का, वो उनके लिए बाद में आने लगा। सो 1750 से 1850 में 6 मिलियन लैंड्स एनक्लोज हो गए। पूरे आपकी इंग्लैंड के कंट्री साइड में 6 मिलियन लैंड्स जो थे वो एनक्लोज हो गए, वो अपने हिस्से में, मतलब उसको अपने हिस्से में लिया है। सो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसी दौरान पास 4000 एक्ट्स, ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्ट्स हैं, मतलब 4000 एक्ट्स टू लीगलाइज द एनक्लोजर मूवमेंट। तो एक एक्ट नहीं, 4000 एक्ट उन लोगों ने जस्ट टू मतलब एक लीगलाइजेशन ऑब्वियसली एक आता है, बट उसके बाद भी उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स लाने पड़ते हैं। तो एक एनक्लोजर मूवमेंट के, वो एनक्लोजर राइट के लिए आपके 4000 एक्ट्स 4000 एक्ट्स लाए गए। सो एनक्लोजर मूवमेंट आया कैसे? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड जो विच लेड टू द एनक्लोजर मूवमेंट वाज द ग्रेन प्रोडक्शन। सो आपके अब हम जानते हैं कि 18th और 19th सेंचुरी वाज द बेसिक टाइम जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करता है इंग्लैंड में। सो आपका लैंड वाज एनक्लोज्ड फॉर ग्रेन प्रोडक्शन। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि लैंड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए आपके एनक्लोज किए गए। बट ग्रेन प्रोडक्शन क्यों आए, क्यों ग्रेन प्रोड्यूस करना था इतना ज़्यादा, रीज़न क्या थे ग्रेन प्रोडक्शन के लिए? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था आपका ग्रेन प्रोडक्शन के लिए वाज अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन। जो आपके पॉपुलेशन था ब्रिटेन का, वो इस दौरान जब आपके 17 और 18th सेंचुरी में देखते हैं हम, बहुत ज़ोरों तोरों से बढ़ने लगा। मतलब इट वाज लाइक एक रैपिड एक्सपेंशन, मतलब बहुत ज़ोर से बढ़ने लगा। तो एक बार आपके बढ़ने लगा तो आपका और एक चीज़ जो देखते हैं वो माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स, मतलब लोग माइग्रेट करने लगे, लोग जाने लगे अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि दिस वाज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, आपके फैक्ट्रीज इवॉल्व होने लगे, आपके प्रोडक्शन राइज में थे, जो चीज़ें पहले एक दो में प्रोड्यूस होते थे वो अभी हज़ारों की तादाद में प्रोड्यूस होने लगे। तो जो पूरा एक
एक एरिया, एक समा बैठ गया था पूरे इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो दौर था इंग्लैंड में, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर के लिए जो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन आपके उत्पादन इतना ज़्यादा होने लगे कि आपके पॉपुलेशन राइज होने लगा। तो अब आपका पॉपुलेशन राइज होने लगा, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन राइज ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो खाने पाने का ग्रीन का डिमांड जो है वो भी बढ़ने लगा। तो ग्रेन का डिमांड जो है तो बढ़ने लगा, लेकिन आपके प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स भी इंक्रीज़ करने लगे इस टाइम में। क्यों? क्योंकि एक था आपका डिसरप्टेड ट्रेड। इस टाइम में आपके इंग्लैंड का जो ट्रेड था वो डिसरप्ट हो गया था, बिकॉज डिसरप्टेड ट्रेड हुआ था। एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब आपका जो फूड ग्रेन्स जो इम्पोर्ट होता था यूरोप को इंग्लैंड से, वो भी मतलब बहुत डिसरप्ट वे में चल रहा था। तो क्या हो रहा था, एक डिमांड बढ़ गया इंग्लैंड में। एक तो आपका पॉपुलेशन राइज हो रहा है, आपका इंडस्ट्रियल एरा चल रहा है, आपके लाखों तादाद में ट्रेड्स हो रहे हैं और तो एक क्रिएट हो गया कि अब बढ़ने लगा आपका जो डिमांड जो था, प्रोडक्शन डिमांड जो था फ्रूट ग्रेन्स के लिए वो बढ़ने लगा। तो इसके लिए क्या किए लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हज़ारों तादाद में अपने क्या किए अपने लैंड्स वो इनक्लोज करने लगे और वो पार्लियामेंट को बोलने लगे कि आप पास करो लॉज टू अंडरस्टैंड वो टू लीगलाइज द इंक्लूसिव मूवमेंट। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप ऑब्वियसली आप लैंड इनक्लूज कर लो, बट उसका लीगल सैंक्शन भी ज़रूरी होता है, कानूनी हक ज़रूरी होता है उस चीज़ में। बिकॉज बाद में कोई आपके इंक्लोजर को जाके आर्गूमेंट कर सकता है कि नहीं ये तो इस इंसान का लैंड नहीं है, हाउ कैन ही से दैट ये इसका ज़मीन है। तो ऑब्वियसली उस ज़मीन को इनक्लोज करने के लिए एक लीगल सैंक्शन की ज़रूरत होती है। तो लैंडलॉर्ड्स क्या किए, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ग्रेन प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ करने लगा, लैंडलॉर्ड्स क्या किए अपने पार्लियामेंट पे प्रेशर डालने लगे कि हम आपको हमारी बातें सुननी होगी, आपको लैंड डिमांड बढ़ाना होगा, आपको इंक्लूजन मूवमेंट को लीगलाइज करना होगा। इसके बाद आते हैं आपके, बिकॉज अब हमने देखा कि इस टाइम 4000 एक्ट्स पास होते हैं टू लीगलाइज द डिमांड, टू लीगलाइज द होल ग्रेन प्रोडक्शन। सो दिस वाज द एज ऑफ एनक्लोजर। इसके बाद आता है आपके बेसिकली एज ऑफ एनक्लोजर। तो आपके पहले भी बहुत जो सेंचुरीज़ में हमने देखा आपके पॉपुलेशन राइज के प्रोपोर्शनेटली आपकी ग्रेन प्रोडक्शन कभी नहीं होते। तो मतलब ग्रेन प्रोडक्शन का डिमांड तो बढ़ता, ऑब्वियसली आपकी पॉपुलेशन राइज हो रही है, ग्रेन ऑब्वियसली डिमांड में आएगी, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत होगी। बट क्या ग्रेन प्रोडक्शन एज क्विकली एज पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता था? नहीं, ग्रेन प्रोडक्शन कभी, क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं थी, वो लैंड ही नहीं था इतना पहले, और ना ही इतना लेबर था कि लोग उस तादाद पे बढ़े वो। लेकिन इस समय हम ये देखते हैं कि ग्रेन प्रोडक्शन ग्रू एज क्विकली एज अ पॉपुलेशन, मतलब आपकी पॉपुलेशन जिस डिमांड में ग्रू करने लगी, आपकी ग्रेन प्रोडक्शन भी उसी डिमांड में उसी स्तर पे वो बढ़ने लगा, वो आगे आने लगा। लैंडलॉर्ड स्लाइस्ड ऑफ पैस्चर लैंड्स, क्यों ग्रेन प्रोडक्शन इतना बढ़ने लगा? लैंड कहाँ से आते थे? तो लैंडलॉर्ड क्या कहते थे, वो स्लाइड ऑफ पैस्चर लैंड्स लेते थे या ओपन फील्ड्स को भी वहाँ पे ग्रेन प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट कॉमन्स जो फॉरेस्ट थे उनको काट के उन लोग ग्रेन प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जो मार्शेस थे, जो वेस्टलैंड थे, मतलब जितनी भी लैंड उन लोगों को मिलता था वो हर जगह वहाँ पे ग्रेन प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जितना भी लैंड उनके दौरान था उस सबको वो एनक्लोज करने की कोशिश करते थे, अपने अंदर लाने की कोशिश करते थे, ताकि उससे उसका डिमांड बढ़े, उससे उसका प्रोडक्शन बढ़े और उससे उसका उस सारी लैंड से और ग्रेन प्रोडक्शन हो, मतलब उत्पादन कितना ज़्यादा बढ़े, उत्पादन बढ़ता जाए, वही उनका मेन डिमांड था। दे वांटेड कि उत्पादन ज़्यादा हो, कितने तादाद पे बढ़े, एंड मतलब पॉपुलेशन राइज के साथ वो चाहते थे कि ग्रेन प्रोडक्शन भी उतनी और से चले। तो उन लोग जितना भी जो पैस्चर लैंड्स हो या ओपन फील्ड्स हो जहाँ पे पहले गेजिंग ऑफ कैटल्स होते थे, वो सबको ले आके अपने अंदर वो वहाँ पे प्रोडक्शन का, वहाँ पे कल्टिवेशन करना चाहते थे, वहाँ पे ग्रेन प्रोडक्शन करना चाहते थे। और एक जो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे इस टाइम आपके जो क्रॉप सिस्टम में इंक्लूड होने लगा वाज द फार्मिंग ऑफ टर्निप एंड क्लोवर।
टर्निप ऑफ क्लोवर का अपना यूसेज है। टर्निप ऑफ क्लोवर क्या करते हैं, आपके जो सॉयल हैं उनको मोर फर्टाइल करते हैं, मतलब फर्टाइल करते हैं। एक बार टर्निप ऑफ क्लोवर ग्रो हो गया उस सॉयल में तो सॉयल बिकेम फर्टाइल, वहाँ पे आप और कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी का भी उत्पादन कर सकते हैं, बिकॉज वो सॉयल अभी क्या हो जाता है, वो फर्टाइल हो जाता है, ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस हो मतलब उसका उत्पादन करने का शक्ति जो होता है, जो क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप फार्मिंग ऑफ टर्निप एंड क्लोवर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, और जो क्रॉपिंग एक सिस्टम था उसका उन लोग पार्ट बन गए क्रॉपिंग सिस्टम के। सो ये क्या करता है, एक तो आपका फर्टाइल करता है लैंड, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट वो करता है, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट मेन जो काम है आपका टर्निप ऑफ क्लोवर का, वो था इंक्रीजिंग नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। एक बार नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि यदि नाइट्रोजन कंटेंट आपका सॉइल का बढ़ता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो क्षमता होती है सॉइल का क्रॉप्स डेवलप करने में, वो भी बढ़ता है। तो इसीलिए टर्निप और क्लोवर क्रॉपिंग सिस्टम में आने का और इंक्लूजन मूवमेंट के बाद आपके टर्निप और क्लोवर बहुत मतलब ज़्यादा तादाद पे आपके बढ़ाने लगे, ज़्यादा तादाद पे आपके लाने लगे, एंड इट इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए दो ही चीज़ के लिए, पहला चीज़ है कि वो सॉइल को फर्टाइल करते थे, और दूसरा चीज़ है कि वो इंक्रीज़ करते थे आपके नाइट्रोजन कंटेंट को। सो ऑब्वियसली इंक्लूजन मूवमेंट आपके टर्निप और क्लोवर को आपके क्रॉपिंग सिस्टम में ले गया है, जो आपका इंक्लूजन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके लैंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया, क्योंकि लोग अभी लोग अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगे, मतलब वो देखने लगे कि ये हम इनक्लोजर्स करने, या फिर हम लोग इनक्लोजर कर रहे हैं, इफ़ हमारे पास अच्छे सॉइल कंटेंट है, इफ़ हमारे पास अच्छी ज़मीन है, तो ये हमें कैसे हेल्प करेंगे। ये इनक्लोजर मूवमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग दे प्लान वाज क्रॉप रोटेशन फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल, मतलब आपके टर्निप और क्लोवर यूज़ करते थे। मतलब हम देख रहे हैं वाई इट इज़ कॉल्ड एट मॉडर्न एग्रीकल्चर, बिकॉज द इनोवेशन इट इज़ टेकिंग प्लेस, बिकॉज जो आपके नए नए चीज़ों का इनोवेशन हो रहा है कि क्या क्या करने से आपके सॉइल कंटेंट बढ़ सकते हैं, क्या क्या करने से आपकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है सॉइल का, और हमारा उत्पादन कितना ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक जो आपके इंडस्ट्रियल एज जब आता है, इंडस्ट्रियल एरा जब आता है, एक माइंडसेट लोगों का पैदा होता है। और हम ये बात याद रखते हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था आपके एग्रीकल्चर पे पहले। तो जो इंडस्ट्रियल माइंडसेट है ये कैसे लोगों को ज़्यादा उत्पादन करने में उकसित कर रही है, ज़्यादा उत्पादन करने की तरफ लेके जा रही है, मतलब उत्पादन कितना इम्पॉर्टेंट बन गया उनके लिए। सो वो क्या, तो जो इम्पॉर्टेंट उनका नेक्स्ट वो क्रॉप रोटेशन फॉर इम्प्रूविंग सॉइल कंटेंट, मतलब आपके सॉइल कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्रॉप रोटेशन का भी मेथड जो होता था वो यूज़ किया जाता था एक से दूसरे एरिया में। सो आपका क्रॉप प्रोडक्शन भी आपका बढ़ाने लगा, और सेकेंडली आपका जो टर्निप और क्लोवर था उनका यूसेज भी होने लगा। सो ऑब्वियसली इसका एनक्लोजर मूवमेंट वाज बेसिकली आपके जो हेल्प होते थे लैंडलॉर्ड्स और आपके लैंडलॉर्ड्स और रिच फार्मर्स को। तो इनका इफ़ेक्ट क्या होता था, इनका इम्पैक्ट क्या होता था आपके पुअर लोगों में। सो पुअर लोगों को ऑब्वियसली जो एक्सेस टू एनक्लोज प्रॉपर्टी, नो एक्सेस टू एनक्लोज प्रॉपर्टी, जो उनका वो पहले उनको भी कुछ हिस्सा मिलता था, या कॉमन लैंड पे वो भी जाके अपने कैटल्स गेज कर सकते थे और फार्म कर सकते थे, वो पूरा बंद हो गया एनक्लोजर मूवमेंट के लिए। सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, डिप्राइव्ड फ्रॉम कस्टमेटरी राइट्स, जो आपके जो आपके फार्मर्स थे जिनके पास लैंड नहीं थी, उन लोग को डिस्प्लेस कर दिया गया लैंड से। जो लैंड में उन लोग कॉमन लैंड पे उन लोग खुद जाके, पहले एनक्लोजर मूवमेंट आने के बाद जो रिच फार्मर्स अपना एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं, अपना एक उस एरिया में बस उन्हीं का हक है, तो वो क्रिएट कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो पुअर लोग थे उनका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया उस जगह से। एंड दे वर डिप्राइव्ड ऑफ कस्टमेटरी राइट्स, उनकी जो राइट्स होती थी कस्टमेटरी, उनसे भी वो डिप्राइव्ड हो गया कि
उनको पहले पहले वो लैंड किसी एक इंसान का नहीं था, पहले वो लैंड जितने भी लोग वहाँ पे काम करते थे वो सबका था। लेकिन अभी जो एनक्लोजर मूवमेंट के लिए उनको वहाँ से निकाल दिया गया, उनको उनकी जो कस्टमेटरी राइट्स थी जो वो इजीली करते आ रहे थे, जो वो सालों से करते आ रहे थे, उनको वहाँ से डिप्राइव कर दिया गया। सो बहुत हम देखते हैं कि जो पुअर लोग थे वो मिडलैंड्स, इंग्लैंड के मिडलैंड से इंग्लैंड के सदर्न कंट्री साइड में मूव कर देते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। सो जॉब्स बिकेम, मतलब अब तो वो लैंड पे काम नहीं कर सकते थे, तो वो सर्च ऑफ जॉब के सर्च में इंडस्ट्रियल एरिया में इधर उधर भटकने लगे। बट जॉब भी इतनी इजीली नहीं मिलती थी क्योंकि उन्हें बस फार्मिंग आता था। सो वर्क बिकेम वेरी इनसिक्योर, मतलब वर्क बिकेम इनसिक्योर, एम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी सर्टन नहीं था कि क्या एम्प्लॉयमेंट होगा क्या नहीं हो गया, इनकम बहुत अनस्टेबल हो गया, मतलब लोगों को क्या वेतन मिलेगा वो कुछ भी पता नहीं था उन्हें। सो इवन जो लेबरर्स को मतलब हर टाइम अपने लैंडलॉर्ड्स के लैंड पे रह के काम करना पड़ता था, मतलब लाइफ वाज नॉट इजी फॉर जो आपके पुअर लोग थे, जो आपके फार्मर्स थे, छोटे मोटे फार्मर्स थे, उनके लिए लाइफ इजी नहीं बनी। उनके लिए एनक्लोजर मूवमेंट कुछ नया उभर के नहीं लाया, उनका और भी डिप्रिवेशन होने लगा, उनको और भी मुश्किलें सहनी पड़ी और उनको बहुत डिफ़िकल्टीज हुई। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है थ्रेसिंग मशीन्स। थ्रेसिंग मशीन्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके जब नेपोलियनिक वॉर्स आने लगे, वॉर के टाइम आपके हमें पता है कि आपके बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें सोल्जर्स की तरह, इवन द अनट्रेन जो पेजेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उन्हें सोल्जर्स की तरह भेज दिया जाता है। तो क्या हुए, लेबरर्स क्या हुए उस टाइम पे कम गए, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो गया, लेबर का सप्लाई जो था वो शॉर्टेज हो गया, कम पड़ गए। तो फार्मर्स क्या करने लगे, वो थ्रेसिंग मशीन बाय करने, क्योंकि ग्रेन प्रोडक्शन का डिमांड बहुत था, मतलब उत्पादन तो एनी हाउ हमें करना था, उसका डिमांड इतना था कि प्रोडक्शन इफ ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो हम कैसे डिमांड मीट करेंगे। लेकिन जब आपके वॉर्स एंड हो जाते हैं और सोल्जर्स वापस घर पे आ जाते हैं तो उनको वो जॉब की सर्च में घूमते कि उनको जॉब्स चाहिए होते हैं, वो जाएंगे कहाँ विदाउट जॉब्स, तो अल्टरनेटिव जॉब्स खोजने लगते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वो काम करते थे पहले, अभी वहाँ पे थ्रेशिंग मशीन्स आ गए। मशीन्स आने के बाद क्या होता है, आपकी जो डिमांड होते हैं, लेबर का डिमांड जो होता है वो कम जाता है और प्रोडक्शन आपके वैसे ही इंक्रीज़ करने लगते हैं। तो लेबरर्स क्या करने लगे, वेजेस, जो एम्प्लॉयज़ के वेजेस कट करने लगे। तो इस टाइम ये एक एग्रीकल्चरल डिप्रेशन में लीड करने लगा, क्योंकि आपके प्राइसेस ऑफ द, मतलब जो आपके प्राइसेस थे वो बढ़ने लगते थे, और लेकिन एग्रीकल्चर जो लेबरर्स थे वो आपके वेजेस घटाने लगते थे। तो क्या हो गया, दिस लीड टू एग्रीकल्चरल डिप्रेशन। इस टाइम हम देखते हैं कि हमारे कंट्री साइड में कैप्टन स्विंग राइट्स होते हैं। कैप्टन स्विंग राइट्स में जो आपके मशीन्स होते हैं उनको एज अ बैड साइन दिखाया जाता है, क्योंकि मशीन आने के बाद क्या हुआ, आपके डिमांड फॉर लेबर कमने लगा। डिमांड फॉर लेबर कमने लगा आपका एक बार, तो आपके लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने लगा आपको, एंड लेबर का डिमांड भी कम था, उस हिसाब से उनके वेतन भी कमते थे। सो आपका उनके वेजेस कमते थे, तो आपका डिमांड भी कम रहा है आपके लेबर का, उससे और आपके एम्प्लॉय का वेतन भी कम रहा है, उससे टाइम आपके प्राइस राइज भी हो रहे हैं। तो देखते हैं कि कॉमन पीपल जो थे, जो मासेस थे, दे वर सफरिंग अ लॉट। सो दिस टाइम कैप्टन स्विंग राइट्स जो होते थे वो इंग्लैंड कंट्री साइड में बहुत ज़ोरों तोरों से बढ़ गया था। सो हमने देखा कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में हाउ जो लैंड पहले सब यूज़ करते थे वो अभी अलग से बस आपके कॉमन लैंड जो थे वो लेबरर्स जो पहले यूज़ करते थे अभी वो रिच फार्मर्स की तरफ चला गया। कैसे डिमांड, ग्रेन प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ने लगा, उसके लिए कैसे एनक्लोजर्स बिकेम वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आपके हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या उनको ज़रूरत होता है, मतलब टर्निप और क्लोवर का फार्मिंग होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। फिर एनक्लोजर का इम्पैक्ट क्या होता है इंग्लैंड में पुअर लोगों के ऊपर, एंड थ्रेशिंग
threshing machine impacted, how machines in per se impacted the whole life of the poor people.